सविता गुमसुम सी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। पिछले महीने ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तब से वो बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि इस दुनिया में उसके पिताजी ही थे जो उसके बारे में सोचते थे। उसकी माँ विमला जी तो हमेशा अपनी छोटी बेटी आशा के बारे में ही सोचती रहती थी। कविता की छोटी बहन आशा थोड़ी मंदबुद्धि थी, इसलिए विमला जी उस पर शुरुआत से ही ज्यादा ध्यान देती थी। कविता को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब तो उसकी माँ आशा के सामने अपनी बड़ी बेटी को कुछ समझती ही नहीं थी। वह हमेशा उसे नजरअंदाज करती थी, उसकी सुख सुविधाओं के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसके पिताजी की मृत्यु ऑफिस में काम करने के दौरान हुई थी, और अब उनकी जगह किसी और को नौकरी मिलने वाली थी। तो विमला जी ने सविता के पति मनीष के सामने प्रस्ताव रखा कि वो वही नौकरी कर ले और पूरे परिवार को संभाल ले। सविता और मनीष अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए थे। सविता अपने मायके से 6 घंटे की दूरी पर रहती थी। सविता के सास ससुर एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। सविता की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन सविता अभी तक मां नहीं बन पाई थी। जांच करवाने पर पता चला कि सविता मां बनने में असमर्थ हैं। दोनों पति पत्नी कुछ दिनों के बाद अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेने वाले थे। इसी बीच सविता के पिता का स्वर्गवास हो गया। अब सविता की मां विमला जी का सोचना था कि उनके पति की नौकरी मनीष कर ले तो बेटी और दामाद आकर घर पर ही रहे। वैसे तो सविता और मनीष अपनी जिम्मेदारी भाइयों के प्रति सजग थे, लेकिन अपनी गृहस्थी छोड़कर मां के घर पर रहने का फैसला लेना भी इतना आसान नहीं था। इसलिए वह लोग सोच विचार करने के लिए कुछ समय ले रहे थे। एक दिन सविता अपनी मां को बिना बताए ही घर पहुंच गई। अचानक से पहुंची थी। उसने देखा कि विमला जी आंगन में बैठकर फोन पर किसी से बातें करते हुए कहने लगी थी कि अरे मेरा दामाद मनीष तो बहुत लालची है, देखना नौकरी के लालच में जरूर यहाँ पर आ जाएगा। सविता को भी तो मेरी धन संपत्ति का लालच होगा ही, ऐसा सुनहरा अवसर छोड़ने वाले तो है नहीं। अगर मेरे पति जीवित रहते तो इन लोगों को सिर पर चढ़ाना ही नहीं पड़ता, लेकिन अब तो मेरी मजबूरी भी है। वैसे हमारा खर्चा चल ही जाएगा, लेकिन घर में एक मर्द भी तो होना चाहिए ना, सारे भारी काम करने के लिए। और सविता यहाँ पर रहेंगी तो वो भी घर का सारा काम संभाल लेगी। फिर मैं आराम से रहूंगी और मेरी बेटी भी आराम से रहेंगी, और आगे मेरी बेटी के भविष्य की चिंता भी मुझे नहीं रहेंगी। दौलत के लालच में ये लोग आशा की देखभाल भी अच्छे से कर लेंगे। मैं तो अपनी वसीयत में लिखकर जाऊंगी कि सारी संपत्ति मेरी बेटी आशा के नाम पर ही रहेंगी, और दामाद भी जो कमाएगा वो यहीं पर तो खर्च करेगा, क्योंकि यह नौकरी उसके खुद की तो नहीं होगी। अब मेरे पति की नौकरी वो करेगा और सारी तनख्वाह भी मेरे हाथ में तो लाकर रखनी पड़ेगी ना। ये सब सुनकर सविता हैरान रह गई। क्या यहाँ आने के बाद उसका खुद का कोई भविष्य नहीं रहेगा? अगर सारी सैलरी माँ खुद ले लेगी तो हम दोनों अपने भविष्य के लिए क्या बचा पाएंगे? साथ ही वो माँ की ये सोच सुनकर हैरान थी कि माँ उसे दौलत का लालची समझती है। वो उल्टे पैर वापस लौट गई। उसने माँ से मिलना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसने देख लिया कि उसकी माँ को उसके प्यार की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने धन दौलत के दम पर वो अपनी बेटी और दामाद को केवल इस्तेमाल करना चाहती है। उसने घर आकर सारी बातें मनीष को बताई तो मनीष भी हैरान हो गया और कहने लगा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी माँ की मदद करना चाहता था। मुझे ना ससुर जी की नौकरी का लालच है और ना ही तुम्हारी माँ की धन संपत्ति का। अगर उन्हें ऐसा ही लगता है कि हम धन संपत्ति के लालच में उनकी परवाह कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी दौलत जिसे देनी है दे दे, और आशा की जिम्मेदारी भी जिसे उठानी है उठा ले, क्योंकि मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है, और मुझे अब कोई जिम्मेदारी भी नहीं चाहिए। इस तरह बदनाम होकर मैं कोई काम नहीं करने वाला हूँ। मैं हमारे लिए पर्याप्त कमाई कर लेता हूँ, और अपने भविष्य के लिए भी थोड़ा बहुत बचत कर ही लेता हूँ। कल को हम बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं, हम उसके भविष्य में क्या कर पाएंगे? वैसे ही तुम्हारी माँ मेरी सारी सैलरी खुद ले लेगी, और उनकी तरफ से भी हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली है। तो क्या हम अपनी जिंदगी उनकी मंदबुद्धि बेटी के लिए न्यौछावर कर दे?
सविता को अपनी माँ की बातें सुनकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका मन भी बहुत खराब हो चुका था। उसे भी अपने पति की बातें ठीक लग रही थी। वैसे तो शुरुआत से ही माँ का व्यवहार ऐसा ही था उसके प्रति, लेकिन वह सोचती थी कि उसकी छोटी बहन को माँ की ज्यादा जरूरत है, तो माँ उसे ज्यादा प्यार करती है तो कोई बात नहीं। लेकिन आज जिस तरह बड़ी बेटी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, ये बात सविता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। एक हफ्ता गुजर गया था। एक दिन बिमला जी का फोन आया। वो कहने लगी, सविता बेटा, तुम दोनों ने क्या सोचा है? तुम लोग घर आ रहे हो ना? देखो, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। आखिर आशा तुम्हारी छोटी बहन है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम हम दोनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकती। हाँ, अगर कोई नालायक बेटा होता तो भले ही हमें अकेला छोड़ देता। इस तरह की बातें करके वो अपनी बेटी को भावुक कर देना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सविता ने पहले ही सब कुछ सुन लिया था। सविता ने धीरे से कहा, माँ, मनीष से बात करके बताती हूँ। तो ये सुनकर माँ भड़क गई और कहने लगी, तुम्हें बात करने के लिए और कितना समय चाहिए? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों यहाँ आने का फैसला कर लिया होगा। देखो, जब से तुम्हारे पापा गुजरे हैं, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आशा के साथ सोना पड़ रहा है। पहले तुम्हारे पापा उनके साथ सो जाते थे, तो उनकी जरूरतों की भी देखभाल कर लेते थे, लेकिन अब मेरी नींद खराब हो रही है। तुम यहाँ आ जाओगी तो मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। वैसे भी दामाद बाबू को यहाँ तुम्हारे पापा की नौकरी तो मिल ही रही है, ऊपर से तुम जॉब भी नहीं करती और ना ही ससुराल वाले तुम्हारे साथ है। तो तुम दामाद जी के साथ मायके में आकर रहो और रात को अपनी बहन के साथ सोया करो, तब मैं भी थोड़ा आराम से सो पाऊंगी। तुम्हारा उसके प्रति भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं? तुम अपनी बहन की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। सविता हैरानी से बोली, ये तुम क्या कर रही हो माँ? चलो एक बार मान भी लेते हैं कि तुम्हारा साथ देने के लिए हम दोनों वहां आकर रहने भी लगे, लेकिन हमें रहने के लिए कमरा तो चाहिए ना? आखिर हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? विमला जी गुस्से में बोली, यहाँ पर हम इतने परेशान हैं, तुम्हें अपनी प्राइवेसी की पड़ी है? देखो, मुझे तो बीपी की समस्या है। आशा मेरी नींद पूरी नहीं होने देती है, रात में भी उठती रहती है, तो उसे देखने के लिए कोई ना कोई चाहिए ही। इसलिए तुम्हें उसके साथ सोना पड़ेगा और मैं अपने कमरे में सोऊंगी और दामाद जी हॉल में सो जाया करेंगे। वैसे भी तुम माँ तो नहीं बन सकती, तो अब अपने पति के साथ प्राइवेसी की क्या जरूरत है? तुम्हारी शादी को 10 साल हो चुके हैं क्या? अभी तक पति से मन नहीं भरा तुम्हारा? ऐसे हालातों में भी तुम कैसी बेशर्मी भरी बातें कर रही हो? आज सविता को अपनी माँ की परेशानियां कम और माँ का स्वार्थ ज्यादा दिखाई दे रहा था। वैसे तो उसने और मनीष ने मिलकर शुरुआत में ही माँ की मदद करने का मन भी बना लिया था, लेकिन आज उनकी ये बातें सुनकर सविता का मन और भी खराब हो उठा। दोनों माँ के बारे में सोच रहे थे, तो माँ का भी तो फर्ज बनता था कि उन दोनों के बारे में सोचे, लेकिन माँ तो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही थी। आज सविता को फैसला लेने में जरा सा भी समय नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, देखो माँ, वैसे भी यहाँ पर मनीष का काम ठीक ठाक चल रहा है और जरूरत तुम्हें हमारी थी, फिर भी तुम रिश्तेदारों को ये कह रही थी कि हम लालची हैं। उस बात को भी हमने भुला दिया, लेकिन जिस तरह तुमने मेरे माँ ना बन पाने पर ताना मारा है, उसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माना कि मैं माँ नहीं बन सकती, उसका मतलब ये तो नहीं मैं सुहागन नहीं हूँ या पति के रहते हुए भी मैं पति से दूर रहूं। मैं माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन क्या मुझे अपने पति के साथ रहने का अधिकार नहीं है? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम वहां आकर नहीं रहेंगे। अब जब तुम्हें जरूरत होगी तो हम आएंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आएंगे। वह आने पर ऐसा लग रहा है कि सारे संघर्ष हमारे और सहूलियत तुम्हारे लिए, हम भी तुम्हारे बच्चे ही हैं। तो तुम्हें हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लिए तो सिर्फ आशा ही केंद्र बिंदु बनकर रह गई है। इसलिए तुम केवल उसकी सुख सुविधाओं के बारे में सोचती हो। वैसे भी पापा ही थे जो मेरे बारे में सोचते थे। कहते हुए सविता का गला भर आया तो बिमला जी ने गुस्से से कहा, अगर तुझे सब कुछ पहले से ही पता था तो इतने दिनों तक मेरी परवाह का नाटक क्यों किया? मैं तुमसे ज्यादा आशा से प्यार करती हूँ और अपनी सारी जिंदगी उस पर न्यौछावर कर दूंगी।
मुझे तुम्हारी सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं तुझे पूरे समाज में बदनाम करूंगी। तुम्हें स्वार्थी बेटी का दर्जा दूंगी और लालची भी कहूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। सविता दर्द भरे स्वर में बोली, अच्छा हुआ तुमने अपने मुंह से ही सब कुछ स्वीकार कर लिया। तुम्हें जिसे जो कहना है कह दो, जब दिल में प्यार ही नहीं तो रिश्ते एक ना एक दिन टूटना ही है। मैंने अपने बारे में थोड़ा क्या सोच लिया, तुमने तो अपने मन की सारी कड़वाहट निकालकर मेरे सामने रख दी। तुम्हें झूठे आरोपों से बचने के लिए मैं अपनी जिंदगी का सुकून नहीं गंवाने वाली। इतना कहकर सविता ने फोन रख दिया और विमला जी स्तब्ध रह गई। गुस्से में आकर उसने अपनी असलियत बेटी के सामने जाहिर कर दी थी। अब वो जिंदगी में दोबारा बेटी से मदद मांगने लायक नहीं रह गई थी। गुस्से में आकर विमला जी ने अपना ही नुकसान कर लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सविता ने सही किया या गलत? प्लीज अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।